तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ना कोई बेसिक यूनिट आपको ज़रूर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान कर के चलिए कि मुझे एक पूरी दीवार बनानी है तो आप उसे एक साथ खड़ा नहीं कर सकते, हमें उसे एक एक ईंटों से मिला करके बनाना पड़ेगा। तो वो एक ईंट जो है वो इस दीवार को बिल्ड करने के लिए स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक। तो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कोई ना कोई बेसिक यूनिट जरूर होती है जिसे जोड़ करके उस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। सेम उसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसे बोला जाता है सेल। तो कहा जाए तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करके चले तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कंस्ट्रक्शन, चाहे वो ऑर्गन्स हो, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम हो, चाहे वो टिश्यूज़ हो, वो किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर बना है। अब सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसे डिवाइड करने के लिए जिस साइकिल की ज़रूरत होती है, जिस पूरे मैं कह सकता हूँ कि जिस पूरी प्रोसेस की ज़रूरत होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल साइकिल। यानी कि सेल साइकिल इज़ द प्रोसेस फॉर द सेल डिवीज़न। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, वो ये कि अगर सेल डिवाइड करती है तो सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, यानी कि सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये आता है कि ठीक है सेल डिवीज़न के लिए सेल साइकिल चाहिए, लेकिन सेल डिवीज़न हुआ ही क्यों? किसी सेल को डिवाइड करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़े? तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने अभी कहा कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ध्यान से समझिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ। ठीक है, यानी कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है तो उसे लगातार ग्रो करना चाहिए। ठीक है, अब अगर ग्रोथ की बात की जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे आप प्लांट्स में देख लीजिए, चाहे वो एनिमल्स में देख लीजिए, ग्रोथ लगातार चलती ही रहती है। हालांकि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, जबकि प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। लेकिन इन दोनों ही केस में अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट है सेल, यानी कि सेल से मिलकर के टिश्यू बना है, टिश्यू से मिलकर के बना है ऑर्गन, और ऑर्गन्स के मिलने से बना है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से बनता है ऑर्गेनिज्म। इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करनी है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी सेल को ग्रो करना पड़ेगा। अगर सेल का साइज बढ़ता चला गया तो डेफिनेटली टिश्यू भी बढ़ेगा, ऑर्गन भी बढ़ेगा, ऑर्गन सिस्टम भी बढ़ेगा, और डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सेल की ग्रोथ करनी है तो सेल की ग्रोथ के दो पैरामीटर हो सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हो सकता है साइज, और दूसरा पैरामीटर हो सकता है नंबर। यानी कि या तो हमारे पास एक जो सेल है वो अपने साइज को इंक्रीज कर जाए तो डेफिनेटली वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, और ऐसा करने से ऑर्गेनिज्म का जो शेप है वो बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बात समझ में आई? तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी अगर कोई सेल अपने साइज को बढ़ा ले। लेकिन ध्यान रखना कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपनी एक लिमिटेड लाइफ के साथ जीते हैं, उसी तरीके से सेल की भी अपनी एक लिमिटेड लाइफ होती है। इस सिचुएशन में सिर्फ साइज के बढ़ने से काम नहीं चलता। होता क्या है कि अगर एक सेल अपने जैसी दो और सेल बना दे और ये दोनों के दोनों अपने साइज को बढ़ा दे, तो उस कंडीशन में आप सपोज कीजिए कि आपके पास सेल की ग्रोथ कितनी सुपीरियर कंडीशन में होगी। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है या सेल को ग्रोथ करनी है तो उसके लिए दोनों चीज़ें हमें चाहिए, यानी कि सेल का नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए, और जो नंबर इंक्रीज होकर के नई सेल्स फॉर्म हुई है उनका साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। अब एक चीज़ सिंपल सी आप देखिए, अगर हम लोग खाते पीते हैं तो डेफिनेटली हमारा साइज बढ़ता, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक नॉर्मल सेल नरिशमेंट लेती है, मेटाबॉलिज्म करती है, तो डेफिनेटली उसका साइज तो बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि एक सेल से दो सेल को डिवाइड करना, इसी को बोला जाता है सेल डिवीजन। बात समझ में? तो अगर देखा जाए
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या डेवलपमेंट उसके सेल के डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता। तो अगर सेल का डिवीजन नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में, चूंकि सेल की अपनी एक लिमिटेड लाइफ है और एक टाइम के बाद ये सेल भी मरने वाली है, तो उससे होगा क्या, जैसे ही सेल मरेगी उसके साथ साथ उससे प्रोड्यूस होने वाली नई सेल्स का बनने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल का डिवीजन क्यों जरूरी है, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम जो है वो ग्रोथ कर सके। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सेल का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए ही होता है क्या? तो ध्यान से समझिए, सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं होता, और भी कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान करके चलिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है और उसके बाद डेथ होती है, उसी तरीके से सेल्स के अंदर भी ये होता है। मान करके चलिए अपनी लाइफ पूरी करने के बाद यहाँ से ये दो सेल्स जो है एजिंग होने के बाद यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। अब इन दो सेल्स की एजिंग के बाद ये दोनों सेल्स तो डेथ हो गई, इन दोनों सेल्स का तो एलिमिनेशन हो गया, लेकिन डेफिनेटली इनकी जगह को भरने के लिए हमें दो नई सेल्स की जरूरत होगी। मैं यहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे दो बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हजारों लाखों में होता है। अब ऐसे सिचुएशन में बगल वाली सेल्स के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो यहाँ से गायब हुई, लॉस्ट हुई सेल्स की रिकवरी करे। इसके लिए क्या करते हैं, ये आपस में सेल का डिवीजन करना शुरू करके 1 से 2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसे फुलफिल किया जा सके। बात समझ में? तो इस तरीके से सेल डिवीजन की जरूरत न सिर्फ ग्रोथ के लिए है, बल्कि सेल डिवीजन की जरूरत जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स की कंटिन्यूटी बनाने के लिए भी है, एजिंग होने के बाद सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए भी है, और साथ साथ वहाँ रिकवरी के लिए भी है। तो रिकवरी, रिप्लेसमेंट, ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के लिए सेल को प्राइमरीली डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी जरूरी एक चीज़ और आ जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली 2 कैटेगरी में इन्हें बांटा जा सकता है। एक वो ऑर्गेनिज्म जो जनरली बाईपेरेंटल ग्रोथ करते हैं, यानी कि जिनके प्रोडक्शन के लिए, जिनके रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, मदर एंड फादर, ठीक है। जनरली उनके अंदर जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि अंदर इनके अंदर 1, 2, 10 सेल नहीं है, इनके अंदर हजारों लाखों सेल्स प्रेजेंट है। ऐसे सिचुएशन में इनके पास रिप्रोडक्शन करने के कई सारे मेथड पॉसिबल है। लेकिन मान करके चलिए कि जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है, यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है और इसी के अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म है, एज एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, जो सिर्फ एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, अगर इन्हें आगे जा करके रिप्रोडक्शन करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इन सेल्स का डिवीजन हो। तो यानी कि अगर देखा जाए तो सेल का डिवीजन कई सारे पैरामीटर में जरूरी हो जाता है, न सिर्फ ग्रोथ के लिए, न सिर्फ रिकवरी और रिप्लेसमेंट के लिए, साथ साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी सेल डिवीजन के थ्रू पॉसिबली पूरी होती है। तो इस तरीके से हमें पहला पॉइंट कवर हो जाता है कि सेल डिवीजन हुआ क्यों। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर सेल डिवीजन हुआ है तो किस प्रोसेस से होगा, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेल साइकिल। तो प्राइमरी हमें समझना है कि सेल साइकिल होता क्या है। तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं सेल साइकिल को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकता हूं, यानी कि अगर हमें सेल साइकिल पढ़ना है तो सेल साइकिल 2 हिस्सों में कवर होता है। सबसे पहला इसे बोला जाता है इंटरफेस, और दूसरा जो आता है वो आता है एम फेज या डिवीजन फेज, ठीक है। दूसरे फेज को हम लोग माइटोटिक फेज, एम फेज या डिवाइडिंग फेज बोल देते हैं, डिवाइडिंग फेज। अब ये जो इंटरफेज है इसके अंदर भी 3 कैटेगरी पॉसिबल है। सबसे पहली कैटेगरी आती है G1, जिसे ग्रोथ फर्स्ट फेज बोला जाता है। फिर आता है S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज बोला जाता है, और तीसरा आता है G2 फेज, जिसे ग्रोथ सेकंड फेज बोला जाता है। इस हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो मान के चलिए कि ये हमारे पास, अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मान के चलिए एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कोई सेल डिवाइड करने वाली है।
तो इस प्रोसेस को हम मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ये फेज जिसमें एक्चुअली डिवीजन हुआ है, और दूसरा ये पूरा फेज जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस कंसिडर करके चल रहा है। तो ध्यान रखना, अगर देखा जाए तो एम फेज यानी कि डिवाइडिंग फेज और इंटरफेस, इन दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि किसी भी सेल का 80 to 90% या कई बार उससे भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंटरफेस में चला जाता है, और माइटोटिक फेज या डिवाइडिंग फेज में बहुत कम हिस्सा रह जाता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं। मान के चलते हैं कि हम सभी लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम है जॉब को एक्वायर करना। हम पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी न किसी जॉब के लिए सिलेक्ट होंगे और अर्निंग शुरू करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर आज मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो मेरी स्टडी को कंप्लीट होने में मैंने अपने जीवन के 22 से 25 साल लगा दिए होंगे, जिसमें मैंने कई सारी डिग्रियाँ और कई सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो मैंने एक्वायर किए होंगे। अब जैसे ही मैं किसी कंपनी के अंदर जाता हूँ, विद इन सम आवर्स, कुछ ही घंटे के अंदर मेरा इंटरव्यू पूरा हो जाता है और मुझे जॉब मिल जाती है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो उस सिर्फ 1-2 घंटे के इंटरव्यू के लिए, उस सिर्फ जॉब के लिए हमने पिछले अपनी लाइफ के 20 to 25 ईयर्स जो है वो पढ़ाई में निकाल दिए। इसका मतलब उन 20 से 25 सालों में हम क्या कर रहे थे, उस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन का जो फेज होता है वो बड़ा होता है। एक्चुअल जो डिवीजन है, एक्चुअल जो वर्क है, वो बहुत छोटे से लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाता है। तो यहाँ भी वही है, अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन का फेज जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, और ये सबसे बड़ा फेज होता है। जबकि एम फेज जो है, जो कि डिवाइडिंग फेज कहलाता है, ये बहुत लिमिटेड से टाइम में पूरा हो जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि इंटरफेस के अंदर भी 3 फेज जनरली हमें मिलती है। पहला G1, दूसरा S और तीसरा G2 फेज हमें मिलता है। इन्हें हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे S के लिए हम लोग नाम देते हैं सिंथेसिस फेज, उसी तरीके से G1 को हम लोग 2 नाम दे सकते हैं। इसका ग्रोथ फर्स्ट फेज तो इसका नाम है ही ग्रोथ फर्स्ट, और G2 के लिए हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ सेकंड फेज। लेकिन ग्रोथ फर्स्ट और ग्रोथ सेकंड को 2 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि ये वाला जो फेज है इसे हम लोग माइटोटिक बोल रहे हैं, माइटोटिक फेज। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, G1 किसके बाद आया, माइटोटिक फेज के बाद, और किससे पहले आया, S फेज से पहले। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पोस्ट माइटोटिक, यानी कि माइटोटिक फेज के बाद आने वाला जो फेज है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फर्स्ट, या सिंथेसिस से पहले यानी कि प्री सिंथेटिक फेज। ध्यान रखना, हम G1 फेज को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक एंड प्री सिंथेटिक। उसी तरीके से ग्रोथ सेकंड को भी 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक माइटोटिक से पहले यानी कि प्री माइटोटिक, और दूसरा चूंकि S के बाद में है तो इसे पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, या पोस्ट सिंथेसिस फेज बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर देख के चले तो हमें क्लियर हो जाता है कि किसी भी सेल साइकिल के दौरान जो सेल है उसे डिवीजन करने के लिए सबसे बड़ा वक्त जो है वो प्रिपरेशन में जाता है, और उस प्रिपरेशन करने के लिए उसके पास 3 फेज होता है, दैट इज ग्रोथ फर्स्ट, सिंथेसिस एंड ग्रोथ सेकंड। जबकि एम फेज जो है एक्चुअली डिवाइडिंग फेज है, जिसके अंदर कोई भी सेल जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाती है। लेकिन अब जरा यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करता है। हमारे पास अगर कोई सेल है तो इस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ इस सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका न्यूक्लियस, और दूसरा है इसका साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेल के अंदर 2 मेन कंपोनेंट हम किसे मान सकते हैं। सबसे पहला मेन कंपोनेंट हम मान सकते हैं इसके न्यूक्लियस को, और दूसरा मेन कंपोनेंट हम मान सकते हैं इसके साइटोप्लाज्म को। बात समझ में आई? तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 2 कंपोनेंट है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझिए। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि सारी इंफॉर्मेशंस होती है डीएनए की फॉर्म में। नाम आप लोगों ने सुना होगा डीएनए। अब चैप्टर के लास्ट में इस बात को मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगा ये होता क्या है। तो मैंने कहा डीएनए के अंदर
जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल के रिगार्डिंग, कि सेल को आगे जा करके कैसा डेवलपमेंट करना है, किन किन पार्ट्स में डेवलप होगा, किस तरह का फ्यूचर इस सेल का होने वाला है, सब चीज़ें यहाँ पहले से होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड है, या किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए CPU है, उसी तरीके से किसी भी सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इसी के अंदर इस सेल की सारी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने की कमांड होती है। साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर वो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस या दूसरी लाइफ रिएक्शंस कंप्लीट होती है, यानी कि चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो आपका क्या नाम है रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और ऐसा करने के लिए इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरे प्रोटीन्स होती है। इसका मतलब अगर मुझे इस सेल को 2 सेल्स में बनाना है, वो भी सेम साइज का, तो इसके लिए 2 चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले इसके पास जो न्यूक्लियस है, मैं उस न्यूक्लियस के 2 हिस्से कर दूं, ताकि जो बनने वाली दोनों सेल है, दोनों के पास अपना अपना कंट्रोलिंग सिस्टम हो। मान करके चलिए कि आपने 2 कंप्यूटर तो बना दिए, लेकिन CPU एक में ही लगाया, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो बिना CPU के सिर्फ और सिर्फ डब्बा रह जाएगा, कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपने 2 डॉटर सेल्स बनाई हैं, तो उन दोनों के अंदर न्यूक्लियस होना कंपलसरी है। तो यहाँ क्या होगा, हमें सबसे पहले इसके न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो वर्ड जो है, इसका मतलब आता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब आता है सिंथेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टू फॉर्म 2 न्यू न्यूक्लियसेस। तो 2 नई न्यूक्लियस को बनाने के लिए पुराने वाले का जो डिवीजन हमने किया है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ताकि ये शुरुआत में 2 सेल्स बनाएं, एंड देन बाद में ग्रोथ करके ये अपने साइज को इंक्रीज कर ले। तो ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। यानी कि किसी भी सेल के डिवीजन के लिए 2 तरह के डिवीजन कंपलसरी हो जाते हैं। सबसे पहला डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमें न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, और दूसरा हो जाता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमें इस सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सेल के साइज को इंक्रीज करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास ये सेल है और मुझे पता है मुझे इसी सेम साइज की 2 सेल्स प्रोड्यूस करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साइज को 2 गुना बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? यानी कि मैं प्राइमरीली क्या करूंगा, साइज को 2 गुना करूंगा, ताकि जब इसे आधा डिवाइड करे तो सेम साइज की ही 2 सेल्स बन जाए। बात समझ में आई? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर मान करके चले कि आपके किन्हीं 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, और घर के अंदर सिर्फ एक मेज है, तो आप आधी आधी काट के नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले नई मेज खरीदनी पड़ेगी, और जब 2 मेज हो जाएगी तब हम उसका बंटवारा करेंगे। तो हमें पहले इसके साइज को डबल करना पड़ेगा, ताकि हाफ हाफ भी करे तो साइज सेम रह जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ करेंगे, ताकि इसके अंदर वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सारे प्रोटीन्स, सारे आरएनएस जो है वो डबल कर जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, इसके 2 हिस्से करेंगे, ताकि जब 2 नई सेल्स बने, उन दोनों के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को हम लोग 2 हिस्सों में कवर करने वाले हैं, यानी कि इस पूरे सेल साइकिल को हम लोग 2 हिस्सों में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सेल की ग्रोथ कराएंगे, ताकि डिवीजन के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद भी हमारे सेल का साइज सेम रहे, और दूसरा कैरियोकाइनेसिस हम लोग कराएंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ताकि नई सेल्स के अंदर दोनों के दोनों न्यूक्लियस पहुंचे। तो ध्यान रखिएगा, जो ये हमारे पास G1 फेज है, इस G1 फेज का काम होता है ग्रोथ कराना। यानी कि इस प्लांट के अंदर डिवीजन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है, ठीक है, जिन प्रोटीन्स की जरूरत है, जिन आरएनएस की जरूरत है, जिन सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत है, उन सभी का नंबर प्रोड्यूस करना, उन सभी के नंबर को इंक्रीज करना, ये जिम्मेदारी होती है ग्रोथ फर्स्ट फेज की। तो पहले फेज में जो सेल है, उसका बेसिकली साइज बढ़ता है, और उसके अंदर वो सारी चीजों को बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या होगा, मान करके चलिए कि इसके सेल के अंदर एक डीएनए है,
अब एक डीएनए को 2 में कैसे भेजें, वो तो आधा आधा रह जाएगा, आधा आधा रह जाएगा तो कैरेक्टर भी आधे आधे हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले इस डीएनए से भी 2 डीएनए बनाए जाए ताकि इन दोनों को अलग अलग सेल में इजीली ट्रांसफर किया जा सके। यानी कि हमें क्या करना है, इसके डीएनए का डुप्लीकेशन करना है। इसी के लिए नाम दिया गया सिंथेसिस फेज। बात समझ में आई? तो प्रोसेस को हम बोलते हैं डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो हमें पहले क्या करना है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसे डबल करना पड़ेगा ताकि जब डिवाइड हो तो एक एक न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस के अंदर आधा आधा या बराबर बराबर डीएनए जो है वो पहुंच जाए ताकि दोनों सेल्स के कैरेक्टर्स बराबर रहे। तो एक काम जो है इसकी जिम्मेदारी होती है एस फेज के पास। अब ग्रोथ 1 ने सारी चीजें बना ली, साइटोप्लाज्म बढ़ा लिया, प्रोटीन्स बना ली। एस फेज ने न्यूक्लियस को भी डुप्लीट कर दिया ताकि जब न्यूक्लियस बराबर बराबर बटे तो दोनों के अंदर डीएनए का कंटेंट बराबर पहुंचे। एंड द लास्ट इज G2 फेज। इसके अंदर बची हुई सारी जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड अभी भी बच गई है उन सब की ग्रोथ G2 फेज में होती है। मान करके चलिए कि किसी प्रोटीन या किसी आरएनए या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट अभी भी सेल के पास बचती है डिवीजन के लिए, तो वो सारे रिक्वायरमेंट G2 फेज में कंप्लीट कर ली जाती है। देन फाइनली जब सारी चीजें आपके पास तैयार होती है तो वो सेल तैयार हो जाती है डिवीजन करने के लिए, और डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज में उस सेल को डिवाइड कर दिया जाता है। अब इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहूं कि किस किस प्रोसेस में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, तो इसे समझने की कोशिश करना कि भाई मान के चलिए कि ये हमारे पास सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में ये एम फेज है, ये G1, ये S और ये G2। तो G1, S, G2 और M फेज, ये 4 फेज हमारे पास है। अब वो ध्यान से समझ करके चलिएगा कि पहले क्या हुआ है। मान के चलिए कि ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सेल है जिस सेल ने अभी यहाँ से नए डिवीजन के अंदर एंट्री ली है। तो यहाँ से कोई भी सेल किसी नए डिवीजन के अंदर एंट्री लेता है तो ये आपका किस में एंटर करेगा, G1 फेज में। G1 फेज को क्रॉस करते 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 इस सेल का साइज जो है वो लगभग डबल हो चुका होता है। बात समझ में आई? लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसके न्यूक्लियस के पास जो डीएनए का सेट है वो सिंगल है, यानी कि इसके न्यूक्लियस के पास जो सेट ऑफ डीएनए है वो सिंगल है। अब एक डीएनए के सेट को हम 2 सेल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सेल के अंदर हम पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के सेट को डबल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास डीएनए के 2 सेट प्रेजेंट है और इन एक एक सेट को हम दोनों डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जब ये G2 को क्रॉस करती है तो इसका साइज जो है वो इतना बड़ा हो चुका होता है और इसके अंदर उन सभी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो चुकी होती है जिनकी ज़रूरत जो है वो सेल डिवीज़न के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, यहाँ से फाइनली आपकी जो यहाँ पर सेल है वो एम फेज में एंटर करेगी और फाइनली ये जो सेल है 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएगी और ये दोनों डॉटर सेल्स जो है वो अपने अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, सेट ऑफ डीएनए के साथ अपनी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान रखिएगा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बच गया था, वो भी मैं कवर कर देता हूँ कि जब यहाँ इसका डिवीजन पूरा हो चुका है तो एक बारीक सी, एक बहुत माइन्यूट सी एक फेज यहाँ आती है जिसे G0 या क्यूसेंट फेज बोला जाता है। मतलब मान करके चलिए कि यहाँ डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन के ऊपर भी कंट्रोल होता है, यानी कि किस लिमिट तक कोई सेल डिवाइड कर सकती है। मान करके चलिए कि डिवीजन होने में 100 सेल्स हमें बनानी थी और ये लास्ट 2 सेल्स थी जो प्रोड्यूस होनी थी, इसके बाद हमें डिवीजन नहीं करना है, तो डेफिनेटली इन दोनों सेल्स को फर्दर डिवीजन में नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या करेगी, इस G0 फेज के अंदर रुक जाएगी। यानी कि जब किसी सेल को ग्रोथ नहीं करनी होती, जब उसे परमिशन नहीं होती, तो वो G0 फेज में रुक जाती है और यहीं पे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने लगती है। लेकिन जैसे ही इसे जरूरत पड़ती है डिवीजन करने की तो फाइनली ये G0 से शिफ्ट कर जाती है G1 फेज में और फिर से डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो G0 फेज को आप रेस्टिंग फेज बोल सकते हो।
वो फेज जिसमें एक सेल तय करती है कि उसे फर्दर डिवीजन करना है या नहीं करना। अगर फर्दर डिवीजन करना है तो वो आगे बढ़ जाती है, अगर फर्दर डिवीजन नहीं करना तो वो उसी स्टेज में रुक करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो दैट मीन्स द सेल साइकिल। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके दौरान सेल साइकिल जो है वो ग्रो करती है। ध्यान रखिएगा, इस एस फेज में सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता, इस एस फेज में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स की जरूरत कहाँ है वो हम बात करेंगे जब इस एम फेज को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ध्यान रखना, एम फेज भी दो तरह का होता है, यानी कि डिवीजन करने के लिए भी दो तरह की प्रोसेस अपने पास होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो अगले वाली वीडियो में हम इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है और माइटोसिस डिवीजन जो है वो किस तरीके से कैरी किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एंड देन इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।